तो गुड मॉर्निंग सबको। एज यू सीन द नेम ऑफ चैप्टर, क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। जैसा इसका नाम ही है चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस। मैंने इंग्लिश में जानबूझ के आपसे पूछा ताकि आपको और आसान हो समझने में। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक तरीका जो किसी भी जगह में चलता रहता है। लाइफ मतलब जीवन, जीवन का एक तरीका। तो जीवन जीने का तरीका क्या होता होगा? तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमें हर उन चीज़ के बारे में बात करना है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। और इसलिए अगर हम लाइफ की बात करें तो हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं। निर्जीव की बात कोई होगी यहाँ पे? तो जो भी बात हम करेंगे सजीव के बारे में करेंगे, है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में कहेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा जैव प्रक्रम। तो क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है अनुरक्षण। वर्ड मीन बाय अनुरक्षण, क्या होता है अनुरक्षण? रक्षा करना। अच्छा, जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। देखिए, कंबाइंड, संयुक्त रूप का मतलब है कंबाइंडली। अभी मैंने क्या बोला था कि लाइफ, जीवन जीने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम भोजन कर लेते तो हम जीने लग जाएंगे। भोजन करने से क्या सारा काम हो जाता है क्या? लेकिन जब भोजन करते हैं तो उसके बाद, उससे लेके तब तक, जब तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। प्रोसेस क्या क्या है बीच में, जो हम लोग एक एक करके आगे करेंगे। तो देखिए, जैव प्रक्रम को परिभाषा यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखा गया है। कहीं ना कहीं ये 4 स्टेप होंगे जो इस अनुरक्षण के अंदर आते होंगे। क्या क्या है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। मतलब अगर हम एक साथ बात करें तो ये जो चारों स्टेप्स है, चारों प्रक्रिया है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, उनको एक साथ जब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से संचालित करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। और ये ही हमारा चैप्टर भी है, लाइफ प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं एक एक करके हमको हर एक चीज़ को डील करना होगा कि पोषण का मतलब क्या है, श्वसन क्या है, वहन क्या है और उत्सर्जन क्या है। और ये हर सजीव के अंदर होता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो। तरीका अलग हो सकता है, हमारे ऑर्गन्स अलग हो सकते हैं। ऑर्गन्स का मतलब बॉडी पार्ट्स। इस प्रक्रिया को करने के लिए जो जो अंग हर जीवों के अंदर अलग अलग होते हैं। मनुष्य में कुछ अलग हो सकता है, अलग जीव में, एक कोशिकीय जीव में अलग हो सकता है, बट तरीका सब में होता ही है। मेन डिफरेंस किस में होगा? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में। अब देखिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की चर्चा 9th में बहुत बार की जा चुकी है। आई होप सबको क्लियर होगा। किसको बोलते हैं एक कोशिका? जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका से ही सारा काम होता हो। जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल किसका है? अमीबा, पैरामीशियम्स, है ना, साइकोन। और बहुकोशिकीय के सबसे बड़े उदाहरण हम लोग हैं। सारा जीव जंतु, ऑब्वियसली हम लोग भी जानवर के अंदर ही आते हैं। सारा एनिमल किंगडम ये किसके अंदर आता है? बहुकोशिकीय के अंदर, जिसके अंदर हर एक कार्य के लिए अलग अलग कोशिका है, अलग अलग उत्तक है, अलग अलग ऑर्गन्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं सब सेल से ही बने। तो एक एक करके हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप तो क्लियर हो गया होगा कि इसके कितने स्टेप होते हैं? 4। यानी कि जैव प्रक्रम ये इन चारों प्रक्रम का कंडीशंस है, कॉम्बिनेशंस होता है। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इसके अंदर सबसे पहला क्या बेटा? पोषण। पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण मतलब सिर्फ खाना नहीं है। देखिए, पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसमें से क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर 3 वर्ड्स आए, 3 स्टेप्स आए, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है? भोजन ग्रहण करना। अगर आप खुद के ऊपर उदाहरण लीजिए तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? भोजन खाते हैं, लेते हैं ना, इनटेक करना भोजन को। तो वो क्या हो गया? भोजन ग्रहण करना। पचे भोजन का अवशोषण। अब यहाँ पे एक स्टेप ये भी है, पचा। अब भोजन कैसे पचेगा वो भी सारा इस चैप्टर में है आपके, कि भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से अंग है हमारे। बट यहाँ पे सीधा है कि जो भोजन पचाया गया उसका अवशोषण, और तब शरीर द्वारा अनुरक्षण। यानी कि अवशोषण के बाद हमारे शरीर को क्या मिलती होगी? ऊर्जा, एनर्जी मिलती होगी ना। तो उसी ऊर्जा का तो यूज करता है वो अनुरक्षण के लिए हमारा बॉडी। तभी तो सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है या हमारा लाइफ चलता रहता है। तो उसका उपयोग एक साथ क्या कहलाता है? पोषण। यानी कि एक लाइन में कहिए तो भोजन लेने से लेके उसके यूटिलाइजेशन तक का प्रोसेस,
ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहलाते हैं, है ना। तो जनरली क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे से भोजन लेने तक का प्रोसेस छोड़ देते हैं। नहीं, भोजन लेने से लेके उसकी एनर्जी तक का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है भोजन लेने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? पोषण। इसीलिए इसमें तीनों चीज़ है, ग्रहण करना, अवशोषण और अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब यहाँ पे ये एनर्जी मिलने के बाद जो हमारी पूरी बॉडी लेती है ना, उसको बोलते हैं अनुरक्षण। कोई दिक्कत? और ऑब्वियसली अगर है तो इसमें जीव, मैंने पहले ही बोला कि हम सिर्फ जीव की चर्चा करेंगे। अब सजीव के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, बट इस चैप्टर में हमें प्लांट के ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी है। हम जो भी बात करेंगे एनिमल किंगडम के ऊपर करेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए, पोषण को, जब पोषण की बात आ रही है तो पोषण को दो भाग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग क्या है? स्वपोषी पोषण, और दूसरा है विषम पोषी पोषण। ठीक है, यानी कि इसके कितने प्रकार हो गए? दो, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल, यहां ध्यान दीजिएगा, सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब जनरली हम लोग एक लाइन में खत्म करते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है ना। यही उदाहरण हर जगह मिलता भी है। इसको थोड़ा डील इसलिए किया है कि नाउ इन द 10th, आप लोग बोर्ड के बच्चे हो और 10th क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताना है। जनरली आप ये भी लिखोगे कि जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहलाते हैं, दैट्स ओके, वो चल जाता है, लेकिन उसको और अच्छे से लिखना है। इसलिए इसने क्या लिखा कि वह तरीका जिसमें सरल जैव पदार्थ, अब देखो यहां से एक MCQ भी बन गया, यानी कि जितनी भी चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, वो कैसे पदार्थ है? सरल अजैव पदार्थ है। ये भी एक क्वेश्चन है कि इस टाइप के प्रकाश को क्या बोलते हैं? सरल है या कठिन कहा जाता है ना हार्ड में। तो ये कैसे पदार्थ होते हैं? सरल पदार्थ। और उनका जो विघटन करके जो हम लोग भोजन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे हरे पौधे, या इसके अंदर शैवाल भी आता है। हरे पेड़ पौधे और शैवाल भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो होते हैं ना एल्गी जिसको आप लोग बोलते हो, जो काई जिसको आप लोग देहाती भाषा में कहते हो, शैवाल, तो वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव या अन्य जीव। अब इसमें अन्य जीव या पेड़ पौधे भी आप जोड़ सकते हो, अन्य जीव या पौधे पर निर्भर करता है। मतलब ओवरऑल जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है ना। जब एक हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा उसको उल्टा कर देते हैं, अपना भोजन बनाता है तो दूसरा कैसा होगा? जो अपना भोजन नहीं बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। ऑब्वियसली हम उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं मानव और सारे जीव इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग किसके लिए ऊपर डिपेंड रहते होंगे? स्वपोषी के ऊपर। कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? विषम पोषी किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्वपोषी के ऊपर। क्योंकि मैंने बार बार क्यों टूकता हूँ कि हम लोग भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं है। बनाने का काम तो कौन करता है? स्वपोषी, है ना। फिर उनके द्वारा किए गए दिए गए उत्पाद को लेकर हम क्या करते हैं? भोजन पकाते हैं। ठीक है, हम भोजन बनाने का काम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। थोड़ा सा और स्वपोषी पोषण के अंदर देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या है स्वपोषी पोषण? हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु, जैसे मैंने अभी बोला था सवाल के बारे में, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि ये वो वही कर सकता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता होगा, है ना। स्वपोषी पोषण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जिसकी चर्चा बहुत छोटे क्लास से की जाती है। 6 से ही बार बार प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाया जाता है। फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, कैसे परफॉर्म होता है, हर चीज। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि ये बार बार बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। फाइनली ऊर्जा ही तो मिलती है। और ये होता कैसे है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो है ही तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में उत्पाद क्या तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्स में अगर आ जाए तो रिएक्शन जरूर लिखना है ना।
अभिक्रिया को नहीं छोड़ना है। मैं बाबा बोल रहा हूँ कि आपको अगर नंबर चाहिए, देखिए लिखेंगे ना तो पास करने के लिए टेंशन नहीं है, पास तो सब कर जाओगे, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ के जाओगे, लेकिन अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। 40 नंबर लाने के लिए मेहनत नहीं करना होता। मेहनत कब करना होता है? जब आपको 70 से ऊपर लेके आना हो, तब आपको कॉपी में वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जो बाकी नहीं लिखा है ना, तभी तो आपको नंबर देगा ना वो, बाकी से अलग। तो बाकी से अलग क्या होगा? हर वो चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिगर्स का बायो में बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे भी आप फिगर बना सकते हो, अब फिगर भी आसान है, एक सूर्य बनाओ, पत्ती बनाओ, वो संश्लेषण दिखा दो, काम खत्म। लेकिन उसी से खूबसूरती बढ़ जाएगी नहीं, उसी प्रोसेस को। और ये तो खैर लिखना ही लिखना है। तो रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ये क्या है, जल, वाटर, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसके जगह पे आप सिंबल भी यूज कर सकते हो डेल्टा का, मैंने बताया भी था। आप चाहे तो सिंपल सूर्य का पूरा प्रकाश ना लिख के, अगर आप चाहो तो सिंपल ट्रायंगल का फिगर बना दो, दैट्स ओके, नंबर नहीं कटेंगे आपके। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, C6H12O6। ये क्या है हमारा, ग्लूकोज, जिसको हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट। वो इसलिए उसके पोषक तत्व है, ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है, बट ग्लूकोज बोलोगे। इसके अलावा ऑक्सीजन और थोड़ा बहुत जल भी निकलता है। ये होता है पूरा रिएक्शन। और आगे जो 6 वाला लिखा हुआ है वो बैलेंसिंग का पार्ट, वो समीकरण को बैलेंस किया गया है, ठीक है, संतुलित किया गया है। तो बैलेंस तो आप लोग चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हो, तो अगर भूल भी गए तो उसको बैलेंसिंग कर सकते हो आप लोग, और बैलेंस ही लिखोगे। बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी है आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना? अभी हम लोग प्रकाश संश्लेषण का पूरा ऑपरेशन करेंगे, घबरा मत, है ना, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। अब कच्ची सामग्री लिखने का मतलब है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, किसके प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य देगा। क्लोरोफिल ये पत्तियों के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए हमने लिखा था हरे पेड़ पौधे, ग्रीन पिगमेंट्स, उसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलेगा, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब कैसे करते हैं इसकी चर्चा नीचे की गई है पत्तियों में, है ना। यानी कि ये कहाँ से मिलेगा, वातावरण से, वायुमंडल से, ठीक। और इसके बाद क्या है, जल, ये कहाँ से लेंगे, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यानी कि यहाँ चीज आपको एक चीज समझा दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो घटक है, जो चीजें है, वो हमको कहाँ से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियां लेंगी, पानी जड़ के थ्रू ऑब्जॉर्ब करेंगे मिट्टी से, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य देगा ही देगा, ठीक है, तीनों चीज हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, अभिक्रिया, रिएक्शन, और फिर बनाएगा प्रोडक्ट फाइनली। और इसीलिए ये प्रक्रिया दिन में ही होती है। ज्यादातर रात में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, नाम मात्र का, और कुछ स्पेशल पेड़ पौधे करते हैं। इसीलिए एक मिनट, टाइमर देखना क्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जल, तो ये तीनों घटक इनको मिल गए, ऑब्वियसली वो मिल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण। अब देखिए इसने क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। मतलब इस प्रक्रिया के दौरान कुछ शॉर्ट्स में बताया गया है कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं, ताकि प्रकाश को लेना तो पड़ता है ना, ऑब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना। तो ये काम कौन करेगा, क्लोरोफिल। इसका मतलब आपके सामने एक दिमाग में क्लियर कर लेना है कि अगर क्लोरोफिल जिसके अंदर भी नहीं होगा, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और क्लोरोफिल होता कहाँ है, हरे पेड़, हरे पत्तियों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदली, रासायनिक ऊर्जा में, तथा जल अणु किसमें बनेंगे, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ब्रेकआउट होता होगा ना, तभी तो ऑक्सीजन निकलता होगा। आखिर जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा है वो कहाँ से आता होगा, तो उसको वो टूटता होगा, और टूटने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है और गैसेज में वाटर भी बाद में निकलता है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यानी कि जो C6H12 लिखते हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की, तो वो कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर अभिक्रिया होती है। ये शॉर्ट में दिया गया, बहुत ज़्यादा हमको वो नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि हरे पेड़
हरे पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश को अवशोषित करेंगी, है ना। इसके अलावा अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना ये भी तो करना पड़ता होगा ना, तो आखिर ये होगा कैसे। तो ये काम करने के लिए जो हरे पत्ते होते हैं उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स। एक्चुअली होल्स नहीं कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पोर्स, ठीक है, या फिर इसको रंध्र कहा जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पोर्स, रंध्र या पोर्स। तो ये आसान भाषा में छोटे छोटे छेद होते हैं। अब ये क्या है, तो इसका मतलब ये जो छोटे छोटे छेद है, यहाँ क्या लिखा है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा बड़ा पॉपुलर वर्ड भी है तो इंग्लिश में, और हिंदी में उसको रंध्र कहा जाता है। तो ये है क्या, अगर स्टोमेटा पूछ लिया जाए तो सिंपल भाषा में कि जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, जो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारा काम होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अभी हमने बात भी की थी ना, जैसे वायुमंडल से अगर मान लीजिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और फिर जब बना लेगा तो ऑक्सीजन को बाहर भी निकालना है, तो ये काम भी कौन करेगा, रंध्र। इसीलिए स्टोमेटा का जो फिगर से यहाँ पे देखिए, है ना, ये रंध्र छिद्र है, ये द्वार कोशिका है और अधिचर्म कोशिका है। तो यहाँ पे देखिए स्टोमेटा क्या होता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, यानी कि एक तरह से उसका गेट की तरह ओपन क्लोज चलता रहता है। तो जब वो खुलेगा तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो बंद हो जाता है। तो ये चलता रहता है, ठीक है, ये नहीं होगा तो इन आउट कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं था। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट काम, सिर्फ इसने गैस ही नहीं निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, वाटर को भी रिलीज किया इवेपोरेशन के द्वारा, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जल का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलना है, वो भी इसी रंध्र के द्वारा होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, अगर सपोज करो पत्तियों से जलवाष्प बाहर ना निकले, पानी बाहर ना निकले तो क्या होगा। कभी आपने फील किया है कि जब पेड़ पौधे, कितनी भी गर्मी होती है, जब आप पेड़ पौधे के बगीचों में जाते हैं या उसके नीचे जाते हैं तो बड़ा ठंडक महसूस होता है। आप उससे थोड़ा सा हट के टेम्परेचर नापिए और उस पेड़ के नीचे जाकर टेम्परेचर को मापिए, कम से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिख जाएगा आपको, अगर आपके पास मेजरमेंट मशीन हो तो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और पत्तियां एक दो तो होती नहीं है, जब घने पेड़ पौधे होंगे तो इतनी सारी पत्तियों के बीच में रंध्र होता है और सब पे प्रकाश पड़ता है ना, तो जो वाष्प निकलता होगा गर्म करके, पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर निकलता है ना, तो पत्ती के अंदर जो पानी है वो गर्म होगा तो क्या छिद्र से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो निकलेगा तो रहेगा तो आसपास ही ना, और अंदर का पानी ठंडा ही होता है, वो गर्म थोड़ी ना होता है। तो सोचिए जब जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, पानी होगा, क्या वहाँ वातावरण ठंडा नहीं रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए घर के आसपास। देखिएगा आप घर के बिल्डिंग के आसपास अगर 2-4 पेड़ लगा दीजिएगा ना, आपका घर हमेशा ठंडा रहेगा, कितनी भी गर्मी पड़ जाए आपको अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके देगा। और राजस्थान बंजर क्यों हो गया, पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पे ना, इसीलिए ना वाष्प पानी होता है, ना जल है, ना कुछ है, ना पेड़ पौधे है, तो बंजर हो गया, रेगिस्तान बन गया। धीरे धीरे सब जगह रेगिस्तान बन रहा है। क्यों, क्योंकि लोग पेड़ पौधे काट के घर बना रहे हैं, घर ही ना बना रहे हैं। देखिए जैसे अब वहाँ घर बन रहा है जहाँ पे लोग जाने से डरते थे, खेतों के अंदर मिट्टी भरवा के घर बन रहा है। तो आने वाले समय में पेड़ों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए सरकार पता है आपको कई सारी योजना चला रही है, जिसमें बिहार सरकार सबसे आगे है। वो बेचारा पेड़ भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है लगाने का, वो फंड चला रही है। मुखिया लोग को पास पेड़ भी आता है साल में, और उनका पैसा भी आता है लगवाने का, मेंटेन का भी पैसा आता है, मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसा भेजती है, वो फंड आता है कि वो पेड़ पौधों की देखभाल करिए। देख रहे हैं वो जाली टाइप का लगाइए, उसकी देखभाल करिए, उसको पानी दीजिए। अब क्या कर सकती है सरकार, लेकिन लोग लगाता है उधर बकरी से चरवा देंगे, लागे लीजिए कि अब उनका भी तर्क गलत नहीं है कि भाई बकरी पौधा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, तो घास खाए खिलाएंगे, आमे का पेड़ खिलाएंगे, खिलाओ, क्या दिक्कत है। वही चीज़ यहाँ पे है कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद है, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि ऑब्वियसली जब बाहर निकलना होगा तो ओपन होगा तभी तो खुलेगा ना, अब गेट बंद करके कैसे निकालोगे। तो ओपन, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का जो प्रक्रिया है वो इसीलिए होता है ताकि
गैस को बाहर रिलीज किया जाए और वाष्पीकरण जब हो, इवेपोरेशन जब हो, तो पानी भी बाहर निकले। अभी हम लोग और आगे बात करेंगे कि वाष्पीकरण और दूसरे टर्म में कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार आपको बताया था बहुत पहले, लेकिन आप लोग भूल चुके होंगे, तो करेंगे अभी। दूसरा क्या है, देखिए हमारा विषम पोषी पोषण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। उसका नाम क्या था, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है ना ऑटोमेटिक, खुद से, तो वो खुद से चूंकि अपना करता है इसलिए ऑटोट्रॉफिक है, और ये खुद से नहीं करता है इसलिए उसको क्या नाम है, हेट्रोट्रॉफिक या विषम पोषी पोषण। अब देखिए विषम पोषी पोषण को भी 3 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, प्रकार में। सबसे पहला क्या है आपका प्राणी संपोषण, इसको होलोजोइक बोलते हैं। दूसरा क्या है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक, एंड तीसरा क्या है परजीवी पोषण, पैरासिटिक। ठीक, यानी कि विषमपोषी भी, एक तो हमें पता है कि विषमपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं न बनाए। अब ये भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि जीव जंतु की संख्या इतनी ज़्यादा है ना कि इस 3 के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज है। लेकिन ठीक है, अभी छोटे क्लास में तो 3 में ही समझाया जा रहा है आपको। सबसे पहला क्या देखिए आपका होलीजोइक, इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, जैसे हम लोग, है ना। होलोजोइक का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मनुष्य और अमीबा। एक कोशिका के अंदर कौन है इसका एग्जाम्पल, अमीबा, और बहुकोशिकीय के अंदर मानव या हम लोग जैसे जीव जंतु। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्राणी संपोषण होलोजोइक। इसके अंदर क्या लिखा है इन्हें, संपूर्ण भोज्य पदार्थ, यानी कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसको लेना और फिर उसको तोड़ के आसान घटक में परिवर्तित करके ऊर्जा का ग्रहण करना, पाचन करके, इसको कौन करता है, होलोजोइक या प्राणी संपोषण। एग्जाम्पल ऐसे भी याद रहेगा, अमीबा और मानव। दूसरा क्या देखिए मृतजीवी, इसका नाम ही है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक। इसके नाम से ही क्लियर है कि मृत जीव, मरा हुआ जीव, है ना। तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से लेते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और गल जाते हैं, उनसे ये सैप्रोफिटिक ये जिंदा पे नहीं करता है, उनसे ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। कैसे, वो भी आगे हम लोग करेंगे अभी, जैसे फफूंदी और कवक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इससे एक क्वेश्चन है आपके बुक में दिया होगा कि जो मृतजीवी पोषक होते हैं, सैप्रोफाइट्स जिसको बोला जाता है, ये हमारे वायुमंडल के इको फ्रेंडली बैक्टीरिया कहे जाते हैं। ऐसा क्यों, इको फ्रेंडली का मतलब होता है उसको संतुलित करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम। कैसे, क्योंकि देखिए अगर कोई जानवर मर गया, जानवर तो हमेशा मरते ही रहते हैं, तो आप देखते होंगे 2-4 दिन बाद वो गायब हो जाता है वहाँ से। नहीं, अगर भाई उसका जो स्मेल है उसके आसपास आप रह नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो मरेगा ना तो अपने आप देखिएगा कुछ देर बाद उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े लगने लग जाते हैं, और वो छोटे छोटे कीड़े अपने एज ए भोजन, यही सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे वो उसको गायब कर देते हैं, जिसके कारण आपका इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। अदरवाइज उसका स्मेल, उसकी गंदगी और उससे जो बीमारियां निकलेंगी ना, सबको बीमार कर देती। तो कहीं ना कहीं वो साफ करने का ही तो काम कर रही है ना। तो सैप्रोफाइट्स नहीं होते तो ये और परेशानी होती, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका परजीवी। परजीवी, पर मतलब होता है दूसरा, वैसे जीव जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन नाम से अर्थ निकालिए, परजीवी मतलब दूसरा, दूसरों पे आश्रित होने वाला जीव। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, कुछ अंदर और कुछ बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण करते हैं। जैसे अमर बेल का पौधा जो होता है, बड़ा पॉपुलर है ना। जू, फीता कृमि, जो पेट में कीड़ा जब भी जिसको बोलते हो, ये अब देखो जो ये 2 एग्जाम्पल जो है, जू है ना, आसान भाषा में इसको ढील कहते हैं। नहीं, तो जो जू होता है कितना बढ़िया काम करता है। देखिए आपके बाल के अंदर रहेगा, हर थोड़ी देर पे आपको एहसास दिलाएगा कि मैं हूँ, है ना। और उसके बाद लोग कहते करके कुछ तो इतना तेज करते हैं कि पूरे बाल का नक्शा बिगाड़ लेंगे, ठीक है। अब बाहर रहते बेचारे इज्जत के मारे, जब होगा तो बर्दाश्त करके रहते हैं कि भाई अब करे तो क्या करे, अब सर तो नहीं हिलाएंगे, अब निकलबो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कारण सिंपली क्या होती है, गंदगी। आप बाल को, चूंकि जब बड़े बाल होते हैं ना तो उनको इसीलिए रेगुलर साफ करना बहुत ज़रूरी है। उनको दूर रखना है तो बाल की सफाई हमेशा करिए। अब छोटे बाल में थोड़ा कम होता है क्योंकि उसको जगह ज़्यादा नहीं मिलता है, मिलेगा तो लोग हाथे से निकाल लेता है, नहीं पकड़ के, इसीलिए लड़कों लोगों को थोड़ा कम होता है, होने के लिए इनको भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
फीताकृमि में पेट के अंदर जो हमारे कीड़े होते हैं ये भी बड़े डेंजरस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने में, देखिए भी सरकार लोग ने आप लोग कुछ दिन पहले टैबलेट दिया था, आप लोग जो भी किए हो बेच दिया होगा पता नहीं, खा लिए थे, बिल्कुल ठीक किए थे। इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे शरीर में जो भोजन से पोषक मिलना है, आपको पोषक तत्व मिलेगा, हम भोजन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको पोषण मिले। वो भाई साहब अगर ज़्यादा हो गए तो वो इंतजार करते, लाओ लाओ आज पनीर का सब्जी बनाया, लाओ, है ना। वो जैसे ही आसान भाषा में टूटा तुमसे पहले वो गायब कर देगा। वो तुम्हारी शरीर जो तुम्हारी यूटिलाइज करेगा ना, उससे पहले ये जो भाई साहब हैं ये ग्रहण कर लेते हैं, जब तक उनका पेट ना भरे। तो सोचो आपको जो पोषण मिलना था मिला नहीं मिला, इसीलिए बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, आपको भूख कम लगेगा, शरीर पतला होने लग जाएगा। छोटे बच्चे क्योंकि वो बता नहीं पाते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने पर टैबलेट लीजिए ताकि ये भाई साहब गायब होते रहे, है ना, और आपको पोषक मिलता रहे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, देखिए परजीवी। अब बताइए ये जो अंदर जू है वो अभी कभी आपको डैमेज करता है क्या? वो आपको एहसास दिलाता है, आपका चूसता रहता है, बट आपको ऐसा तो नहीं कि मरे हुए जिम्मे है, वो अपना काम भी कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। पेट के अंदर भी वो अपना काम करता रहता है, आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है कि नहीं? नुकसान हमको इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में तो नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। सेम एज अमरबेल है, अमरबेल क्या करता है, पौधे के ऊपर ना ऐसे पूरा लपेट लेता है उसको, ठीक है, और जितने भी जब वो उसके अंदर जब वो लपेटता है तो उसके अंदर एक चिपका हुआ पदार्थ होता है जो बिल्कुल सक्शन इसको बोलते हैं, चिपक, है ना, और वहाँ से वो उसको खींचता रहता है। भोजन अपनाया पेड़ पौधा, उससे वो ग्रहण कर लिया, और जैसे ही पेड़ सूखेगा वो गायब हो जाएगा, वो गायब होकर दूसरे पेड़ पे चला जाएगा। इतने कलाकार होते हैं वो, ठीक है। तो देखो उन्होंने अपना कोई मेहनत नहीं किया, वो सारा काम कौन कर रहा है? हरा पेड़ पौधा। अब वो उससे अपना भोजन ग्रहण करके अपना काम कर लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल गेस्ट की तरह होते हैं, अतिथि की तरह। अतिथि लोग आते हैं ना, बस वही अमरबेल का पौधा। अतिथि लोग आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। अब वो देवो भव नहीं, सर भव है, सर खावो भव। वो आएगा, भोजन करेगा और आपके बीच में झगड़ा लगा के जाएगा। नहीं, खास करके बच्चों को तो जरूर। तो आप लोग बैठिएगा तो कोई ज़्यादा काबिल पहुँच गया तो क्या करेगा, ऐसा आओ तो इधर आओ बाबू, तो किताब लेके आओ, कॉपी लेके आओ, आदू को ऐसा सवाल पूछेगा जो तुम कभी सुन में नहीं किए होगे, जानबूझ के। और उसके बाद धीरे से तुम्हारे पापा को बेकार है, ये सब पढ़ने लिखने वाला नहीं, पैसा बर्बाद हो रहा है आपका, ये सब कोनो काम का नहीं है ना, क्या पढ़ा लिखा रहा है, इनमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा खाया भी तुमसे बड़ा प्यार से बात करेंगे, बउआ ठीक चलो ना बरौली चलना है, बाइक पे लेके चलो, तुम्हारा पेट्रोल भी जाएगा, भोजन भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, अब वो ऐश करके जाएंगे। तो वो कौन है? अमरबेल भाई साहब, यानी कि पैरासिटिक, परजीवी पोषक। क्लियर है तीनों का डिफरेंस? तीनों के उदाहरण याद रखिएगा, कभी भी कुछ लिखिएगा तो उदाहरण जरूर दीजिएगा ना, बिना उदाहरण के काम नहीं होगा। अब देखिए होलोजोई के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कवर करना है, अमीबा, ठीक है। अमीबा पोषण बार बार पूछा जाता है सवाल में। अमीबा आपको पता है एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिका के अंदर बड़ा पॉपुलर भी होता है। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर, इसका कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए अमीबा का फिगर बनाना सबसे आसान है। नहीं, कुछ भी हो जैसे मन करो वैसे बना दो, वो अमीबा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमीबा के अंदर ये बीच का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं, है ना, और ये जो डॉट 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 दिखाया है वो है कुछ नहीं, बस उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अपने आप डाल देगा, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद मान के चलिए ये देखो, इसका जब कोई शेप नहीं है और ना कहीं आपको पता चलेगा कि इसका माउथ कहाँ है, कुछ नहीं, कहीं से भी कोई खाद्य करने आया ओपन होता है, देखिए यहाँ पे है ना, इस साइड से एक जगह बनाता है, ओपन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पादाप या कूटपाद, और ये भोजन को अंदर ले लेता है। क्या किया? भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, यानी कि ये जो है पादाप या कूटपाद, ठीक है, ये क्या है? अमीबा का वो ऑर्गन है जिसकी सहायता से वो क्या होता है? भोजन को अंदर लेता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया इनटेक करना, भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो खाद्य रिक्तिका, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं इसको, है ना, इसको क्या कहा जाता है? फूड वैक्यूलस। यानी कि ये खाद्य रिक्तिका क्या है? वो जगह जहां पे अंदर जो भोजन क्या है वो खाली जगह में एडजस्ट हुआ, आखिर कहीं तो जगह चाहिए ना जहां पे जाएगा वो, तो वो क्या होता है? फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका।
इस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी कि वहीं पे जो भी उसके अंदर कुछ एंजाइम्स निकलते होंगे या कुछ लिक्विड्स निकलता होगा, जो क्या करता होगा, इस जटिल पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये काम कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर। ये सब सवाल है, आपसे पूछा सकता है कि अमीबा में वो कौन सा जगह है जहाँ पे जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या है, खाद्य रिक्तिका। वो कौन सा अंग है जिसके द्वारा अमीब भोजन को ग्रहण करता है, तो वो क्या है आपका फूड पाद या पादाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब देखिए जटिल पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, क्या है, बचा हुआ अपाच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब देखिए, अब पूरी तरीके से तो विघटन होगा नहीं, कोई भी चीज खाएगा तो क्या 100% पचेगा, क्या नहीं पचेगा। तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो नहीं पचेगा, नहीं डाइजेस्ट होगा, उसको क्या करेगा, अमीबा फिर शरीर से बाहर निकाल देगा। और इसके पास कोई अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होता है, जिससे वो लिया है उसी तरीके से किसी भी पार्ट से वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि एक कोशिका ही है वो। बात समझ आ रहा है? तो देखो स्टेप्स तो सारे वही है ना, अंतर्ग्रहण करना, भोजन का विघटन करना, उसको फिर पचा के लेना, और फिर लास्ट में जो बचे हुए पदार्थ का उसका उत्सर्जन कर देना। तो स्टेप सारे वही है, लेकिन अंतर बस ये है कि उसने एक ही कोशिका से सारा काम किया। तो ये 2-3 फिगर्स है, इसको बना के और इसी तरीके से अब एग्जाम में बनाओगे ना, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये एक बेहतर तरीका होता है लिखने का। अब देखो आप ना 10 लाइन की कहानी लिख दो, पढ़ने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, किसी भी पेपर में, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, आप हर एक सब्जेक्ट को ना जब आप प्रैक्टिस करिए लिखने की, तो पॉइंट वाइज करिए, कम लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, कहानी मत बनाइए। आप लोग कहानी बनाते हैं, नहीं लिखे रहेगा, 10 पैराग्राफ लिख दिए, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है बिहार बोर्ड में, ये मान लीजिए। ठीक है, कोई टीचर्स बैठ के आपके 10 लाइन की कहानी नहीं पढ़ने जा रहा है। लेकिन जब इस टाइप से पॉइंट्स बनाएंगे ना, तो एक नज़र में कोई समझ जाता है कि अच्छा आपने क्या बनाया है। वो बिना पढ़े भी समझ जाएगा कि अच्छा 1 लाइन लिखा, उसको पढ़ने में आसान है। अब इसी को आप 10 लाइन लिखोगे, कौन पढ़ने जाएगा। तो प्रैक्टिस विथ ऑन द फ्लो चार्ट्स, इस टाइप से फ्लो चार्ट बना के एरो दे दे के आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये बेहतर तरीका होता है आंसर लिखने का। ओके, एक और एग्जाम्पल दिया है पैरामीशियम का, थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है, इसको देख लीजिए। पैरामीशियम क्या होती है, उसके अंदर होते हैं पक्षियाव, जो कोशिका को पूरी सतह से ढका होता है, उसके ऊपर का जो लेयर होता है ना। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अब देखिए अमीबा से एक डिफरेंस क्या हुआ, एक डिफरेंस नजर आ रहा है ना। अमीबा में क्या था, कहीं भी कोई विशिष्ट पदार्थ नहीं होता है, कहीं से भी होता है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है जहां से वो भोजन को ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन इससे सवाल आएगा नहीं, मेन अमीबा है जिससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था होलोजोई का मनुष्य, जिसके ऊपर ही सारा ये चैप्टर है ज़्यादातर। तो मनुष्य में पोषण के होते हैं 5 स्टेप। ये लॉन्ग टाइप में हमेशा आता है, ये जब भी पूछता है 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है आपको कि मनुष्य के अंदर पोषण के सारे स्टेप्स को बताइए। ठीक है, उसके अंदर पहला स्टेप क्या है हमारा, अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना। दूसरा क्या है, पाचन, डाइजेशन। तीसरा क्या है, अवशोषण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ठीक है, एक्सक्रीशन एंड बहिक्षेपण। सॉरी, लास्ट में क्या आता है, एक्सक्रीशन, बहिक्षेपण, उत्सर्जन भी जिसको बोल सकते हो, बाहर निकालने का प्रोसेस। यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इसको हम लोग उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। ये 5 स्टेप्स होके पूरा भोजन लेने से लेके बाहर निकालने तक का ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, और उसी को बोलते हैं मनुष्य। क्योंकि पोषण यही था ना, भोजन को लेना, एनर्जी में यूटिलाइज करना, उसको एक्सक्रीट कर देना, उसी को तो पोषण कहा था ना। तो इस पोषण को करने के लिए यहाँ पे कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे बेटा, 5 मनुष्य के अंदर, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। देखो ऐसे रीड करो और समझो कि आपको रटना बाद में ना पड़े। इसके बाद आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, ये नहीं कि यहाँ करे फिर घर पे करे फिर बार बार रटे, तो ऐसे कभी कुछ कर नहीं पाओगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या, देखिए बहुत शॉर्ट्स में, ये मैं पीडीएफ इसलिए लिया हूं कि बहुत शॉर्ट्स में बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। आहार नाल, अब भोजन को लेते कैसे हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे ऊपर है ना, तो आधा चीज तो, आधा क्या, हम लोग 70% चीजें जानते ही हैं। हाँ, बस हमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ऐसे नाम्स जो बायोलॉजिकल है, उन नाम को हमको याद करना पड़ेगा। प्रोसेस तो हम रोज करते हैं ना, तो हमें तो इसके बारे में कुछ नया सीखना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को लेना। तो भोजन के लिए हमारे पास क्या है, मुंह, माउथ,
है ना। तो माउथ के अंदर जब स्ट्रक्चर, आपने बुक्स में एक फिगर भी बनाया गया होगा एक आहार नाल का, है ना, इस टाइप का एक नली दी गई है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो सब क्या लिखा है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, यानी कि माउथ से लेकर जो हमारा गुदा होता है वहां तक एक पाइप की तरह जुड़ा हुआ ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या है, मुंह, माउथ। माउथ के अंदर जो मुंह होता है उसने क्या किया, भोजन का ग्रहण, अंदर ग्रहण का काम कौन कर रहा है, मुंह करेगा ना। अब हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर ही कई सारे स्टेप्स होते हैं, डायरेक्ट भोजन अंदर नहीं जाता है। इसीलिए जो पहले के लोग कहते थे, या आज भी साइंस में लिखा होता है कि भोजन को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। 80% लोग, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, समय के अभाव के कारण, देखिए मैंने ये वर्ड जोड़ा है, समय का अभाव। जैसे हम लोग के साथ भी समस्या क्या है, समय का अभाव। आंख धो गया, आंख धो गया, आंख धो गया। समय का अभाव के कारण क्या होता है, जल्दी जल्दी खाते हैं। अब मान लो मुझे पता है कि मुझे 8 बजे निकलना है, किसी दिन खाना टाइम पे बन गया, किसी दिन लेट बना, तुरंत अब खाना तो पड़ेगा ना, तो आधा तोड़े आधा बिना पचाए अंदर चला गया। तो ये बहुत गलत तरीका है खाने का, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ नहीं चबाएंगे ना तो आपका सारा खाना अंदर जाएगा और अंदर में काम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब जैसे देखो, आपने आटा चक्की देखा है, आटा चक्की जब आपने देखा होगा तो जहाँ से गेहूं को डालते हैं वहाँ देखिएगा एक छोटा सा स्टॉपर लगा होता है, रोकने वाला, ठीक है, और उससे बहुत धीमे धीमे गेहूं को निकाला जाता है। अब सोचो एक साथ अगर पूरा ओपन कर दे और पूरे फ्लो में अगर नीचे गिर जाए तो क्या वो प्रोसेस सही से हो पाएगा? अगर एक छोटे से अमाउंट में नहीं जाएगा तो उसको रगड़ पाएगा, वो कभी पतला नहीं हो पाएगा। तो सोचिए वही कहानी तो हमारी भी है ना। भोजन को हमने क्या किया, यहाँ पे तोड़ा नहीं और हमने डायरेक्ट नहार नाल से भेज दिया नीचे, तो अंदर जो पेट के अंदर जो प्रोसेस होगा उसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा ना, इसीलिए पेट में समस्या ज़्यादा होती है। नहीं चबाने के बाद गैस की समस्या हो, लीवर खराब होने की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, बहुत जल्दी हो जाती है ना। और जब ये सारी समस्या होगी तो जो हम लोग 70 साल जीते थे 50 साल में गायब हो जाएंगे। इसीलिए आजकल इंसान की वैलिडिटी हो गई है 50 से 60 साल की। पहले लोग 100 साल जीते थे, उसका रीज़न यही था कि लोग फुर्सत में रहते थे, खूब चबाते थे। वो सोचते थे कि टाइम कैसे जाएगा, तो 1 घंटा खाने खाते थे। इसीलिए पहले के लोग ज़्यादा चना खाते थे। क्यों? चना चबाने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं चबा पाओगे। अब चना का देखना, भूजा खाओगे ना, कितना भी कोशिश करोगे डायरेक्ट अब गटक नहीं पाओगे, उसको चबाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगता था और मजबूती भी होता है, ठीक है। तो देखिए मुंह के बाद सबसे पहला काम कौन करेगा? दांत। अभी मैंने बात की थी ना भोजन को तोड़ने का। भोजन आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक मतलब होता है ये समझ लो कि थोड़ा बहुत, है ना, कम। आंशिक रूप से भोजन को तोड़ने का काम कौन कर देता है? दांत, ठीक है। अब दांत के प्रकार की चर्चा बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं करेंगे। आपको पता है 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, है ना, बीच साइड्स में कैनिन, ऑप्टेनिन, सारा चीज़ देखते होंगे। आसान भाषा जिसको आप लोग कहते हो, बीच का दांत एक होता है, साइड्स में 2 नोकीले दांत होते हैं ना, देखो बीच का जो 4 दांत होते हैं जो ऊपर नीचे मिला के वो थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2 होते हैं कांटे वाले दांत, देखते हो ना, कैनिन्स। वो क्या करता है, जो कोई नुकीला चीज़ हो, मजबूत चीज़ हो, उसको तोड़ने का काम करता है। भाई हम लोग खाना खाते हैं तो हर तरह का खाते हैं ना, हार्ड, आसान। इसके बाद सबसे लास्ट में होता है आपका चौ, जो और मजबूत चीज़ हो उसको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे भूजा खाते हो तो चौ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। आसान चीज़ तो कोई भी चबा लेगा, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों दिया जाता है कि बगड़ के दबाते रहो। जब ये गायब हो जाएगा तो हम करते रहो, होगा नहीं। देखते हो जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो बेचारे कैसे खाते हैं, रोटी भी लेंगे तो उसको हम गुलगुलाते रहते हैं। अदरवाइज दूध रोटी खाना पड़ेगा चम्मच से, इसलिए दांत को बचा के रखो। यहाँ पे हो गया पहला स्टेप। इसके बाद देखो वो अंदर नहीं भेजेगा, उसके बाद आता है हमारा जीवा, जीभ। ये 2 रोल करता है। जीभ का 2 काम है। जीभ का पहला काम है टेस्ट क्रिएट करना, ठीक है। क्या करना? टेस्ट मतलब स्वाद। आपको पता है कि जीभ के भी 3 जगह हैं, आगे का जीभ, बीच वाला जीभ और पीछे का हिस्सा। तो आगे वाला जीभ कौन सा टेस्ट देता है? तीखा, खट्टा या क्या?
खट्टा। देखता है जो जीव आवाज करते जब खट्टा खाते हैं तो तुरंत अपने आप ही आवाज आ जाता है। देखो कोई आवाज निकालता है अभी। हाँ, अचार खाने का प्रैक्टिस ज़्यादा, वो इमली खाने का, वो ठेला में देखता रहता हूँ, बट इमली सब खा खा के खाते रहते हैं। हाँ ठीक है। बीच वाला जो है वो तीखा टेस्ट देता है, और सबसे लास्ट वाला कड़वा टेस्ट देता है, इसलिए सबसे अंदर रखें कि जल्दी लेके निकल जाओ उसको। करेला वरेला खा तुरंत लेके निकलो, ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट के लिए बनाया गया। एक दूसरा भी काम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, भोजन को अंदर ठेलना, अंदर धकेलना। बिना जीभ की सहायता से भोजन आपका आसानी से अंदर नहीं जाएगा, तो इस भोजन को अंदर धकेलने का काम भी कौन करता है? जीभ, ठीक है। तो दो काम इसके हो गए। क्या लिखा है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। हमारे माउथ में हमेशा, शरीर के अंदर ज़्यादा होता है लेकिन मुंह में भी होता है, हमेशा लार निकलता रहता है। ये लार होता है एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्ल, क्योंकि यानी कि पहला स्टेप भोजन के टूटने का ना वो मुंह से ही शुरू होता है। जब आप भोजन को तोड़ते हो ना, उसी समय उसके साथ लार मिक्स हो जाता है। इसीलिए देखते हो कि जब रात में हम लोग सोते हैं, ठंड में खास करके, और जब छोटे बच्चे सोते हैं तो देखना सुबह सुबह उठेगा तो यहाँ व्हाइट व्हाइट लगा रहेगा। ऑब्वियसली लगा, छोटे बच्चों में लगा रहता है। जो बड़े लोग तो, या खास करके जो मुंह खोल के सोते हैं बहुत सारे लोगों को आदत होती है मुंह को खोल के सोने की। अब मुंह खोल के सोया तो जो लार निकला कुछ हिस्सा बाहर भी निकल गया, है ना। ये होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए सुबह सुबह क्या कहा जाता है? उठते उठते ब्रश करिए। क्यों करिए? ये देखिए, बात नहीं करो, रसायन में आपको पढ़ाएगा और रसायन शास्त्र में कि ब्रश करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी होता है ब्रश करना? क्या होता है? अम्ल क्षार में परिवर्तित हो जाएगा। उदासीन करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए। हमारे माउथ में जो ये लार है वो अम्ल होता है ना। अब सुबह सुबह उठे, रात भर 8 घंटा 9 घंटा लगातार सिक्रेशन हुआ अम्ल का, तो उसका मात्रा कितनी ज़्यादा हो गई होगी? नहीं, अगर आप डायरेक्टली कुछ खा लोगे तो सारा अंदर फिर चला जाएगा ना। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? ब्रश करना पड़ता है। हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो होता है क्षार, ठीक है, बेसिक। वो क्या करता है? अम्ल और बेस एक साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? लवण, सॉल्ट, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब तो देखते हो, इसीलिए कहते हैं ना, कॉलगेट वाले क्या पता कहता है? हमारे टूथपेस्ट में नमक है, वो और नमक मिला दिया है कि जो थोड़ा बहुत कम बच रहा होगा उसको भी सॉल्ट ही कर दो ताकि और अच्छे से साफ हो। आप लोग जो ब्रश करते हो, मैं बोल रहा हूँ लेकिन फॉलो मैं भी पूरी तरह से नहीं करता हूँ, ठीक है। एक तो ब्रश, लेकिन एज ए टीचर्स मेरा काम है आपको बताना, ब्रश हमेशा 2 टाइम करना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ आगे वो पूरी तरह से नहीं करता हूँ। एक टाइम तो आप लोग सिंपल टूथपेस्ट किया करो, रात में टूथपेस्ट का प्रयोग ना करो। रात में अगर दांतों को लंबे समय तक मेंटेन करना है तो सबके घर में अगर शुद्ध सरसों तेल हो और नमक हो, तो उसके साथ हल्का सा धीरे धीरे आपके मसूड़े और दांत के ऊपर कि करो और सो जाओ, फ्रेश हो गए। क्योंकि देखो पता है क्या है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा और दांत में ना गंदगी होगी, और जो आगे चल के एक बीमारी आपने सुना होगा पायरा जिसको बोलते हैं, है ना, पैरिया पायरा जिसको, वो नहीं होगा। कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी आपके स्मेल से। माउथ से जो स्मेल निकलता है ना दुर्गंध, वो कभी नहीं क्रिएट होगा। जो सॉल्ट होता है वो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब देखिएगा हमारा जो पिकल होता है, अचार, जल्दी खराब क्यों नहीं होता? सॉल्ट के कारण। आप मसालों के अंदर, जैसे अगर मान लो बहुत सारे ऐसे घर है इसमें लोग हल्दी मिर्चा एक साथ पिसवा के रख देते हैं, 1 केजी आधा केजी, वो मिर्चा का पाउडर बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर जो बीज पिसता है ना उसमें नमी मेंटेन रखता है। आप उसके अंदर 2-3-4 चम्मच नमक मिला दीजिए और देखिए उसको स्टोर करिए, वो 2 साल में भी खराब नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही वो सॉल्ट जाता है ना, सॉल्ट के अंदर कभी आपने कीड़ा लगते हुए देखा है? आप 2 साल में घर में छोड़ के चले जाइएगा, उसके अंदर कभी कीड़ा नहीं लग सकता है, कभी भी। तो सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वही चीज़ हमारा मुंह भी तो है। हमको रात में 8 घंटा स्ट्रगल करना है सोने के बाद, कीड़े से बचना है, उसको स्मेल को रोकना है, तो बेटर है 2 टाइम पेस्ट भी बचेगा और नमक का तेल हल्का सा, जोर से नहीं रगड़ना, नहीं तो मसूड़े छिल जाएगा आपका। नमक खुरदुरा होता है ना, धीरे धीरे मसाज करना है। आपका दांत 60-70 साल चल जाएगा जब तक जिंदा रहोगे। अब उससे पहले निकल गए तो कोई बातें नहीं है। गौरव के सर मार रहे हैं, अरे मार नहीं रहा हूँ, मतलब फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, तो जीवा तक का रोल क्लियर है।
इसके बाद होती है हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि वो जगह जहां से बहुत सारे बॉडी में एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, एसिडिक। तो क्या करती है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे ना, लार मिल जाता है, तो ये निकालता कौन है, ये लार ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और ये स्टार्च इस लार के साथ मिलकर माल्टोस या शर्करा का निर्माण करते हैं। एक तरह से फिर से ये माल्टोज या ग्लूकोज ही होता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। मीठा होने के मतलब सोचते हो तब कैसे ब्रश करेंगे तो मीठा टेस्ट आता होगा, वो ज़्यादा शर्करा नहीं है ये, ठीक है। तो ये पहला स्टेप क्लियर है क्या, माउथ तक अंतर ग्रहण के अंदर ही सारा चीज़ कहानी था। इसके बाद दूसरा क्या, देखिए हमारा भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका क्या करती है, देखिए यहाँ पे आपका जीवा है, मुख है, ये हमारा जो पाइप है ना, ये होती है ग्रसिका, ठीक है। तो ये भोजन ग्रसिका क्या है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की कमाचु की गति, ये अमाशय तक फैला होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे, ये क्वेश्चंस अलग से भी पूरा पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, यानी कि क्रमाकुंचक गति क्या होता है। आप लोग जब खाए होंगे तो खाते समय फोटो कौन देखता है, लेकिन शीशे के सामने कौन बैठता है, लेकिन एहसास अभी भी होगा। आज भी आप लोग लंच करेंगे ना, तो देखिएगा जब आप खाइएगा तो उस समय आपके यहाँ पे ना एक फैलाव होगा। जैसे ही पाइप के अंदर, जैसे आपका पाइप क्या है, बस सुखड़ा हुआ है, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो ऐसे तो नहीं जा पाएगा, वो फैलता होगा, तब अंदर जाता होगा ना। तो जैसे जैसे भोजन जाएगा वैसे वैसे वो फैलता है, और फिर चला जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर जाएगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचक गति, एक क्रम में होने वाला। यानी कि जब आप भोजन आपके पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, उसके अंदर फैलाव होगा, चला जाएगा, फिर रुक जाएगा। देखिए यही कारण है कि हमें रोका जाता है कि भोजन करते समय बात नहीं करिए, ठीक है। कब जो आप लोग को सरकने का जो काम होता है, वो हिचकी आने का कारण यही होता है। हमारा पाइप एक ही है, फुट पाइप, ठीक है, वैक्यूलस। अब उसी के बगल में होता है विंड पाइप। तो होता है क्या है, हम भोजन लेते समय बात कर रहे हैं तो ये जो विंड पाइप है ना, फुट पाइप एक जगह कनेक्टेड होता है, जुड़ता है, एक ही जगह है। अब सोचो क्या हुआ कि आप खाना खा रहे समय उसी में हवा भी इंटर कर गया उसी पाइप के अंदर, तो प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए वहाँ पे सड़क जाना है, ज़्यादा सरकेगा तो नाक उक सब से निकल जाता है, निकलता है ना, देखो कितना गंदा सा फीलिंग देता है उस समय, पूरा 2 मिनट के लिए पूरा दिमाग प्रेस कर देता है आप लोग का। उसका रीज़न यही होता है। तो बात नहीं करिए, सोचिए ज़्यादा नहीं, मतलब शांत मन से भोजन करिए और गैप दीजिए। ये नहीं कि ठूसे जा रहे, लगा लिए धका धक मारे जा रहे हैं, भाई उसको स्पेस दोगे ना तभी तो ये मूवमेंट कर पाएगा। अब एक भोजन अंदर गया नहीं, सिकुड़ने से पहले दूसरा डाल दिए, तो सही से काम करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्रमाकुंचक गति क्या होता है, तो सिंपल, जो हमारा मुंह का जो नली है उससे जो भोजन अंदर जाता है, उसके क्रम में जो उसमें फैलाव और सिकुड़न होता है, उसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचक गति कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों होता होगा, क्योंकि ये जो हमारा फूड पाइप है ना, बड़ा सेंसिटिव होता है, लूज होता होगा, टाइट पाइप में जाएगा अंदर। अगर सोचो ये पीवीसी पाइप लगा दिया होता है तो उसी को फैलेगा, तब तो जबरदस्ती हथौड़ी से मार मार कर ठेलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पाइप बहुत आसान होता होगा ना, फ्लैक्सिबल होता होगा। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा फिगर एक नज़र देख लीजिए, क्योंकि नज़र थोड़ा सा इसी ऑर्गन्स को हमको डिस्कस करना है। ये हमारा जीवा है, मुगुआ ग्रसिका, ये ही हमारा अमाशय होता है ना, ये हमारा यकृत है, ये हमारा क्षुद्रांत्र, ये जो नलियाँ होंगी, बृहदांत्र, कोलन, गुदाद्वार, पित्त नली, ये जो पाइप हरा वाला दिया गया, अग्नाशय और परिशेषिका। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी कभी जब मनुष्य के पोर्शंस में आता है, आपके पूरा फिगर ही पूछ लेता है, तो आसान फिगर है, कैसे बना दोगे कौन चेक करने जा रहा है। थोड़ा सा ये बीच का पाइप है, उतना लाल फिगर थोड़ी ना बनाना होता है, स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। अब सोचिए अगर इंसान का बाहरी स्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या होता, ये जब आप कोई थोड़ा सा हिलता तो किडनी लीवर की जगह पे चला जाता है और लीवर किडनी की जगह पे चला जाता है, नहीं ना होता। इसीलिए स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। चलिए अब आगे के ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। अमाशय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। अमाशय में क्या होता है,
देखिए 3 चीज है, यानी कि आमाशय अब वो स्टेप, अब हम आ रहे हैं पाचन की ओर। अभी हमने ग्रहण कर लिया, उसका अगला स्टेप क्या होता है? पाचन। यानी कि अब कहीं ना कहीं पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। भोजन का अंतर ग्रहण कर लिया, डाइजेशन करना पड़ेगा ना, तो डाइजेशन के लिए हमारे पास अब कहाँ से आते हैं? आमाशय से शुरू करते हैं हम लोग। इसके अंदर एक ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, आमाशय के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। जठर रस जो निकलता है वो जठर ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक है। जठर रस डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस जठर ग्रंथि के अंदर 3 अम्ल निकलता है, ये तीनों अम्लीय है। सबसे पहला क्या है? आपका पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, सॉल्सिन होता है, बट अब पेप्सिन सीधा दिया गया। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और तीसरा होता है श्लेष्मा, ठीक है। अब देखो ये दोनों होते हैं एसिडिक, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक। पेप्सिन क्या होता है? पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए हमारे शरीर में अलग अलग अम्ल की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक अम्ल सारा काम नहीं कर सकता। हम जो भोजन लेते हैं ना, वो कई प्रकार के लेते हैं। कुछ भोजन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कुछ में फैट्स होता है, वसा ज़्यादा होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनको तोड़ना पड़ेगा ना। क्या संभव है कि प्रोटीन वाला कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देता होगा, वसा को भी तोड़ देता होगा? आसान नहीं होता है। जैसे वसा तो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वसा टूटता भी नहीं है पूरी तरीके से, इमल्सिफिकेशन होता है, हम प्रोसेस आएगा भी नीचे, उसका वो कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वसा घी वो को तोड़ना ज़्यादा बहुत मुश्किल प्रोसेस है। वो पत्ते वाले जो आप लोग भोजन करते हैं ना, साग वाग, ये डाइजेस्ट नहीं होता है पूरी तरीके से हमारे बॉडी में। इसीलिए देखते होंगे जब आप ज़्यादा पत्ते वाले भोजन ग्रहण करते होंगे ना, जिनको डाइजेशन का दिक्कत है उनको डॉक्टर मना कर देता है कि आप पत्ते वाले भोजन ग्रहण मत करिए। साग वाग ऐसे बहुत फायदेमंद होता है साग, लेकिन जिनको भी लीवर या किडनी में दिक्कत है, पाचन की समस्या है, उनको साग वाग नहीं खाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, पेट है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। भले ही आप उसको कितना भी कूट के बना दीजिए, साग को जनरली लोग कुछ के बनाता ही है ना, तोड़ ताड़ के, लेकिन आपको लगता है वो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो पचते नहीं है। तो पेप्सिन का काम क्या है? दिमाग में बैठा लो, प्रोटीन को तोड़ना। यानी कि प्रोटीन वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते होंगे उसको कौन तोड़ता है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से, ठीक है। दूसरा जठर ग्रंथि क्या रिलीज करता है? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप रसायन शास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, उसके अंदर एक आता है और बड़ा अम्लीय होता है। इसकी अम्लीय एसिडिक मात्रा भी ज़्यादा होती है। और 2 कौन कौन है इंपॉर्टेंट? HCl के अलावा, HCl के अलावा 2 और कौन होते हैं इंपॉर्टेंट? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स, और एक याद किया करो तुम लोग, याद करना क्या है ना, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एसिड का नाम कैसे भूल जाते हो आप लोग? तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा होता है, अम्लीय मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना एसिडिक होता है तो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कैसा कर लेता है? तो देखिए, ये जो लैब्स में HCl होता है और हमारे बॉडी में जो HCl होता है, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे बॉडी में जो HCl होता है वो उतना हार्ड नहीं होता जितना लैब वाला होता है। ये देखिए क्या लिखा है? अम्लीय माध्यम तैयार होता है जो कि पेप्सिन की प्रक्रिया में सहायक होता है। यानी कि HCl एक तरह से जो कंप्लीट तोड़ने वाला काम है ना, वो HCl ही करता है। पेप्सिन तो सिर्फ प्रोटीन वाले को पार्ट लेता है, लेकिन बाकी को भी तोड़ने का काम, विघटन करने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये होता है बहुत ज़्यादा अम्लीय, ठीक है। और जठर ग्रंथि कहाँ निकलती है? पेट के अंदर। तो सोचिए अगर ये डायरेक्ट निकलता तो हमारा जो पेट इतना सेंसिटिव होता है अंदर से, उसको जला नहीं देता क्या? ऑब्वियसली जला देता ना। या हमारे गले में जो लार आता है उसको तो वो भी तो जल जाता ना। इसीलिए हमारा पूरा मुंह और अंदर के ऊपर एक लेप होता है, एक लेयर चढ़ा होता है। किसका? श्लेष्मा का, जो क्या करता है? इसके अम्लीय से इसको बचाता है। आमाशय के अंदर आंतरिक अस्तर को अम्ल से रक्षा करता है। अस्तर समझते हैं ना, एक लेयर, जैसे हम लोग कपड़े में अस्तर लगाते हैं ना ताकि वो मोटा हो जाए,
है ना, लाइट वाइट ज़्यादा अंदर ना जाए, दिखाई ना दे। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के पेट के अंदर, हमारे माउथ के अंदर एक स्तर चढ़ा हुआ है, किसका? श्लेष्मा का, जो HCl और पेप्सिन के एसिडिक अटैक से बचाता है। इसीलिए, लेकिन फिर भी कभी कभी आप देखते होंगे आपको पेट में जलन फील होता होगा, सबके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा कि पूरे पेट में आपको गैस के बाद जलन फील होने लग जाता है, पूरा मन बेचैन कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये तब होगा जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और HCl की मात्रा कब ज़्यादा होगी? जब आप भोजन टाइम से नहीं करेंगे। हमारे मन में ये गलत कॉन्सेप्ट्स है कि भोजन करने से गैस बनता है, भोजन नहीं करने से ज़्यादा गैस बनता है। आप भोजन ज़्यादा करेंगे तो वो गैस नहीं बनाएगा, वो फिर आपके पेट में और भी बहुत सारे काम शुरू कर देगा, एक्सेस होने पे जो फीलिंग्स आती है। लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे, अब मुझे बताओ HCl का सेक्रेशन 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे आपके शरीर से वो निकलता रहता है, रिश्ता रहता है, ठीक है। तो वो किसको पचाएगा? भोजन को। अब अगर उसको भोजन ही ना मिले तो वो किसको पचाएगा? तो बचा किडनी, लीवर सब, तो उसी को ना पचाएगा। तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा एसिड्स? आपके किडनीज, लीवर्स के ऊपर। तो सोचो आपको वो डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं करेगा? तब जाके आपको होती है पेट में जलन फील होना। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि हर 4 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करिए। अब रात में उठ के नहीं खाना है ना, कहना है कि हाँ सर कहे थे 4 घंटा पर, तब पता चला अलार्म लगा के 10 बजे सोए 2 बजे उठ के रात में मम्मी मारेगी झाड़ू उठा के, है ना, कि कौन किचन में 2 बजे खटखटा रहा है। कहना कि बायो में लिखा था कि हर 4 घंटे पे खाना है। रात में थोड़ा सा लोग चल जाता है, दिन में अंतराल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ओए बात नहीं करिए, जैसे मान लो आपने 8 बजे नाश्ता लिया तो 12 बजते बजते कुछ ना कुछ खा लीजिए। देखिए, भोजन ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दबा के खा लेना, थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन समय पे खाइए, ठीक है, ताकि HCl को, पेप्सिन को अपना काम करने के लिए आदमी मिलता रहे, क्लाइंट मिलता रहे। क्लाइंट नहीं मिलेगा तो काम कहाँ करेगा बेचारा, और नहीं करेगा तो फिर वो डायरेक्ट अटैक करेगा ना। आपका श्लेष्मा एक पतला लेयर बनाता है, वो थोड़ा बहुत बचा सकता है, ज़्यादा नहीं बचा सकता। आपको बात समझ आ रहा है ना? तो जिसको गैस उसकी समस्या ज़्यादा है, भोजन समय पे लीजिए, खाते रहिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ लेते रहिए, खाते रहिए। तो कहते हैं सर इसीलिए तो हम लोग लंच करवाते हैं। नहीं, भूजा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, और चिप्स वाला पैकेट वाला आइटम का तो क्या बताऊँ। हाँ इम्पॉर्टेंट है भाई, अरे खाना ज़रूरी है भाई। तब ना खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, खूब खाओ, ठीक है। चाउमीन खाओ, पानी पूरी खाओ, बस रोटी चावल मत खाओ। रोटी चावल खाओगे ना तो पोषक तत्व गलत मिल जाएगा। सही पोषक तत्व आपको मिलेगा पानी पूरी में, चाउमीन में, हाँ गोलगप्पा में, है ना। और ये चिप्स जो पैकेट में आता है ना, गोल मट्टू, लाल बाबू, श्याम बाबू, जो पैकेट सब में आता है, उन सब में ज़्यादा रहता है, उन सबको खाया करो, ठीक है। खैर चलिए, नेक्स्ट होता है हमारा क्षुद्रांत्र, ठीक। ये आंत के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, इससे जो निकलता है वो होता है आंतरस, ठीक है। सबसे हर वो इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कशन यहाँ पे की गई है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो याद रखना वो क्या है? आंतरस। यानी कि आंतरस कहाँ से निकलता है? क्षुद्रांत्र से। अब इसके अंदर भी देखिए 3 चीजें दी गई है। ये आंतरस परिवर्तित करता है, मतलब ये जो आंत से रस निकला, ये भी एसिडिक होता है। ये 3 काम करता है। क्या क्या चेंज करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अब ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? ये कौन करता है? आंतरस। सेम एज वसा को वसा अम्ल में, अभी मैंने एक प्रोसेस की बात की थी, देखो यहाँ दिया इमल्सीकरण, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आंतरस। और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है? आंतरस। यानी कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। एक सवाल प्रोटीन वाले में मैं भूल गया। प्रोटीन जब टूटता है तो टूटने के बाद वो बनाता है एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में, अमीनो अम्ल। ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का जब विघटन होता है तो टूटने के बाद क्या बनता है? तो क्या बनता है? एमिनो एसिड्स बन जाता है, अमीनो अम्ल बनता है, ठीक है। और वसा जब टूटता है तो क्या बनाता है? ग्लिसरॉल। ये प्रोडक्ट का नाम है कि बन क्या रहा है। ये सब वो प्रोडक्ट है जो बनने के बाद बना। यानी कि वसा अम्ल जब टूट गया तो क्या बनाया? ग्लिसरॉल। प्रोटीन जब टूटा क्या बनाया? अमीनो अम्ल। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है, ग्लिसरॉल भी उसको सपोर्ट करता है, और अमीनो एसिड्स
डाइजेशन में और सिंथेसिस में, आपके शरीर में जो ग्रोथ वाला काम होता है ना, उसमें अमीनो एसिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में ग्रोथ रेट अच्छा होता है, ये काम करता है अमीनो अम्ल। ऐसा नहीं कि सारे एसिड्स खराब होते हैं, अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए तो इससे भी इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स में मेन अमीनो एसिड्स पे ही सारा ग्रोथ डिपेंड करता है प्लांट्स का। तो ये काम कौन करता है बेटा? क्षुद्रांत के अंदर होता है, ये आंतरश के अंदर। कोई दिक्कत? दूसरा इंपॉर्टेंट काम देखिए क्या है, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। श्रावण मतलब जब हम लोग श्वसन की क्रिया हो रही है तो वहां पर हम देखेंगे अभी। इसके अलावा देखिए यकृत में क्या होता है, यकृत से निकला पित्तरस, उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? पित्त लवण में, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया वसा का, ये वसा के अंदर ये पित्त लवण, वसा इमल्सिफिकेशन होता है। देखो बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करना, मैंने अभी बोला था ना कि वसा पचता नहीं है। देखिए यही से आपको ये क्लियर हो रहा होगा, फैट जो हम लोग लेते हैं वसा, वो हमारा बॉडी पूरी तरीके से पाचन नहीं कर सकता, डाइजेशन नहीं कर सकता है। ये क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो फैट्स के होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पचते नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो कि वसा कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके जो बड़े बड़े कण हैं वो छोटे कण में बदल जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इंग्लिश में भी यही कहते हैं और हिंदी में भी यही कहते हैं, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण भी आपके प्रीवियस ईयर में देखिएगा कई बार सवाल पूछा गया होगा कि इमल्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो क्या बोलोगे, जब वसा पित्त लवण की सहायता से छोटी गोलिकाओं, छोटी वसाओं के अंदर बदल जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, यकृत के अंदर। यानी कि यकृत ने क्या किया, पित्त रस की सहायता से पित्त लवण में कन्वर्ट किया, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है, वसा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण। इसी के अंदर देखो क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशिक रस। अच्छी बात यह है कि देखो उसी ऑर्गन से नाम से रस भी है, तो आपको याद करने में आसान होगा। पित्त से पित्त रस निकला, यकृत से, है ना, अग्नाशय से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अग्नाशिक रस। इसके भी 3 इंपॉर्टेंट काम है, एमिलोज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के एंजाइम्स बने। अब नाम थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा आपको। एक क्या है आपका एमिलेज, दूसरा क्या है ट्रिप्सिन, और तीसरा क्या है लाइपेज। देखिए मैंने याद किया था ना, अभी याद किया था, पेप्टोन्स का नाम लिया था। यही प्रोटीन है, जब प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन अटैक करता है, ट्रिप्सिन जब इस पे रिलीज होता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है उसको पेप्टोन्स में, ठीक है। यानी कि प्रोटीन्स किसमें बदला, पेप्टोन्स। प्रोटीन के बाद का प्रोडक्ट और तब जाके एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट नहीं बनता। तो ये प्रोटीन सबसे पहले बनता है पेप्टोन्स किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन की सहायता से, ठीक है। वसा लाइपेज की सहायता से वसा अम्ल में बदला, और स्टार्च इमिलेज की सहायता से ग्लूकोज में बदला। ये है फैक्टर्स जिसके हेल्प से ये काम हो रहा है ना, जिसकी सहायता से ये बदल रहा है। प्रोटीन को कौन हेल्प किया, ट्रिप्सिन, वसा को लाइपेज, और स्टार्च को इमिलेज, और किसी में बदला, ग्लूकोज के अंदर। इसके बाद देखिए क्या है, तीसरा दार्द रोग, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। हमारे बॉडी में जो अवशोषण होता है ना, उसका एरिया रिलीज करने का काम, बढ़ाने का काम करता है दार्द रोग। तो यहाँ तक ये हमारा डाइजेशन के अंदर ही सारा स्टेप था, ये पाचन के अंदर ही। ये सारे ऑर्गन्स जितने भी हमने नाम लिए हैं, जितने भी रस थे, जूस थे, ठीक है, ये सभी इंग्लिश में इसको जूस कहा जाता है। एक जूस हम लोग पीते भी है और ये भी जूस ही होता है, जो हमारे डाइजेशन में सहायता करता है, पाचन में मेन रोल निभाता है। उसके बाद क्या है हमारा बृहदांत, ठीक है, जल का अवशोषण, वज्र पदार्थ गुदा था तो शरीर से बाहर निकालना। अब देखिए जब डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, सारा चीज हमारा बॉडी ले लिया, तो फाइनली क्या बचेगा, अवशोषण, एनर्जी को लेके बॉडी में पूरी तरह से पहुंचाना, और जो वेस्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये काम किसके अंदर होता है, बृहदांत की सहायता से, ठीक है। जल का अवशोषण करना बॉडी में, इसीलिए कहते हैं जल हमेशा चाहिए। देखिए हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा जल की मात्रा होती है अंदर। और आप देखते हैं जब हम लोग उपवास रखते हैं, फास्ट, तो भोजन भले ना मिले लेकिन जल के बिना हालत खराब हो जाती है। अगर आपको जल देते रहे तो आप 2 दिन भी बिना भोजन के रह जाओगे। पानी नहीं मिलती है तो फैक्टर होता है। और हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं इतनी महान होती है, मतलब सही में महान होती है, कि वो ऐसा सा व्रत करते हैं जिसमें पानी भी नहीं पीती है। कई सारे ऐसा व्रत है, नहीं अभी कुछ दिन पहले चौरचन था, तीज था,
जीवतिया करती हैं। अभी करवा चौथ है कल, तो करवा चौथ तो चलो कम से कम शाम में होती है, नहीं तो 24 घंटे का। छठ में देखिए 2-2 दिन, खैर पानी लोग पीती हैं छठ में, एक दिन पानी नहीं पिया था, लेकिन बाकी तो होता ही है। अरे बाकी तो पानी पीती है ना, एक दिन बस नहीं पीती है, लास्ट वाले दिन। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, और इसमें वो लोग भी कर लेते हैं जो बीमार होते हैं, ठीक है। तो फास्ट करेंगे, उसके बाद 2-3 दवा वाला फास्ट करेंगी, मतलब बीमार होंगे लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे। उनको लगता है कि व्रत करने से पति की आयु लंबी हो जाएगी, बेटा बेटी का आयु लंबा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, अच्छी बात है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन बीमार हो तो काहे का श्रद्धा? मान लीजिए आप खुद बीमार हो और उनके ऊपर श्रद्धा रख रहे हो, उनके चक्कर में खुद निकल गया तो श्रद्धा कौन करेगा अगले दिन से? अरे प्रैक्टिकल बात करो। देखो मैं खुद अपनी मम्मी को बार बार रोकता रहता हूँ, तो कई सारा फेस्टिवल तो मैंने छुड़वा दिया है, लेकिन अभी भी वो छठ नहीं छुड़वा सकता, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। करवा चौथ नहीं छोड़ दी है और जीवतिया नहीं छोड़ी है, लेकिन बाकी को तो मैं धीरे धीरे कम करवाया। अब बीमार रहते हो भाई, इतना व्रत करने की क्या जरूरत है? हिंदू धर्म में तो रोज पर्व है, जाके खोलोगे कैलेंडर तो आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज पूर्णिमा है ना, आज ये है, आज वो है, तो रोज फास्ट करोगे क्या? तो करो, खाना बचेगा। श्वसन क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमारी खाद्य सामग्री है, ऑब्वियसली वो कोशिका ही ग्रहण करती होगी ना, काम तो कोशिका के अंदर होता है, जिससे विभिन्न जैव सारे जैव प्रकार मतलब क्या है? सारा कार्य करना। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसिंग होंगे उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए होगा? ऊर्जा। देखिए ये भोजन ग्रहण करने का मूल उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को लेना। सारा काम ऊर्जा के लिए तो हो रहा है, तो ऊर्जा, और ये ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में क्या होगा? भोजन को टूटना पड़ेगा, उनका विखंडन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के लिए क्या होता है? उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन, ब्रीथिंग, ब्रीथ करना, ठीक है। हुआ क्या? देखिए यहाँ पे ये भी एक लॉन्ग टाइप आता है, ये भी दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, इसमें क्या हुआ? ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ कैसे सवाल बनेंगे आपसे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि आपसे पहला यह सवाल पूछा जाता है कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का नाम बताइए। वो क्या होता है? ग्लूकोज। ऐसे भी C6 दिख रहा है, तो आपको भी ऐसे भी आसानी है कि कार्बन 6 लिखा हुआ है तो कार्बन 6। अब ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है ना, ये कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज क्या है? सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसको सेल्यूलोज कहा जाता है। उसमें ये टूटते हैं पाइरूवेट के अंदर। किसमें टूटते हैं? पाइरूवेट के अंदर। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइरूवेट, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, पाइरूवेट। और ये जो पाइरूवेट होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अंदर जाके टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किस फॉर्म में? पाइरूवेट के फॉर्म में। यानी कि ऐसे भी सवाल पूछा सकता है कि जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटता है, उसका जब विघटन होता है तो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा? 3 कार्बन का। उसका नाम क्या है? पाइरूवेट। और साथ में ऊर्जा बनाती है, ठीक है। पाइरूवेट प्लस ऊर्जा। अब देखिए हर जीवों में ना 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कंडीशंस हो सकती है श्वसन के दौरान। सबसे पहले जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अच्छे अमाउंट में हो। हमारे शरीर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सोचिए। जब आपके बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा हो सकता है ना। एक कंडीशन जब ऑक्सीजन का अभाव होता हो, चाहे प्लांट की भी बात, यहाँ पे ये प्लांट में भी होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव होता हो, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। और कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि ये सारा प्रोसेस होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही। एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस के लिए जो एक वर्ड कॉमन आ रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, विघटन के लिए। तो 3 कंडीशंस आ गई। एक, जब ऑक्सीजन का हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। एक, कम प्रेजेंट हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। और तीसरा, जब प्रेजेंट ही ना हो।
तो तीनों में प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये तीसरा अनुपस्थिति वाला प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं होता, ठीक है। ये दो काम होते हैं। इसके बाद इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट, जो आपके एमसीक्यू में मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके एग्जाम में एक ना एक सवाल इससे ज़रूर रहेगा, चाहे वो लॉन्ग टाइप हो, चाहे शॉर्ट टाइप हो, चाहे मल्टीपल चॉइस हो। आपसे या तो प्रोडक्ट पूछ लेगा कि इसके ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो क्या बनेगा, अभाव हो तो क्या बनेगा, और जब अनुपस्थिति हो तो क्या होता है और क्या बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये है प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट का नाम याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए जब उपस्थिति में सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, जब ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती है, हम खास करके हम लोग को, तो वहाँ पे क्या बनता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यही तो चाहिए ना। हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जल और ऊर्जा, मेन ऊर्जा। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अच्छी होती है, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में, उसी के अंदर। यानी कि दो स्टेप्स हैं। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है तो वो काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये कब, प्रेजेंस में। दूसरा क्या है, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो वहाँ बनाता है लैक्टिक एसिड्स, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिका में। इसके बारे में पता है क्या आप लोगों को? देखिए ये कंडीशन कब होती है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक कोशिका कब बनता है। जनरली ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। ये एक कोशिका जीव में ज़्यादा होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन हमारे बॉडी में भी होता है। कब होता है, कंडीशन बताइए। तो ये तब होगा जब हमारे बॉडी में आपको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो वो कंडीशन कब है जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? कभी कभी जब आप दौड़ते होंगे, जब आप देखते हो, जब लगातार आप दौड़ते हो तो आपका सांस फूलने लग जाता है। क्यों फूलता है? देखिए हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करना, आखिर उसका एक स्टेप है ना, टाइम लगता है ना उसको लेना और देना में। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेंगे तेज़ी में, तो ऑक्सीजन जितने आपके बॉडी को चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। इसीलिए उस समय देखते हैं ना, दौड़ते दौड़ते लोग मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा दरोगा के रेस में इतने किलोमीटर दौड़ने के बाद इंसान रुका और मर गया। इसी बार झारखंड में भी जस्ट की घटना है, 10 से 12 लोग दौड़ में मर गए हैं फिजिकल में, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की रनिंग होती है। हमारा बॉडी हालांकि आपको इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है, जब आप दौड़ते होंगे तो आपके अंदर से ये फील होने लग जाता है कि अब हमको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बात है नौकरी की। अब लोग क्या करते हैं, उसके बाद भी लगे रहते हैं, दौड़ रहे हैं। तो जब तक होता है ना कैपेसिटी, दौड़ गए और जब रुके तो आपका ब्रीथ बंद हो गया, सांस जो प्रोसेस है ना रुक गया, रुका तो कहानी ख़त्म, है ना। तो इसीलिए आपके शरीर के एक लिमिटेशंस है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वहाँ रुक के ऑक्सीजन लीजिए पर्याप्त मात्रा में, मुंह खोल के ब्रीथ करिए। जब सांसों की कमी होती है ना तो लोग बोलते हैं ना मुंह खोलिए, मुंह खोल के सांस लेवाइए, ताकि ऑक्सीजन, मुंह से ऑक्सीजन दिया जाता है ना, नाक से, मुख से। इसका रीज़न यही है। बट बोलना ही लोगों को थोड़ा शांत रहे, रुटे। टाइम देखना ज़रा कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? पता नहीं, चाय स्कूल में आने के बाद भी शांत नहीं रहेंगे सब। अब बीच में मुझे बैठ के उसको काटना पड़ता है टाइम देख के। हाँ, मैं बात कर रहा था लैक्टिक अम्ल की, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल कब बना? जब ऑक्सीजन का अभाव है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। और ये कंडीशन हमारे बॉडी में कब आती है? जब हम कोई भी शारीरिक प्रक्रिया ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लीजिए, रनिंग ज़्यादा कर लीजिए, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, है ना। और उस समय जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बनता है। वो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, और कम अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। क्या बात समझ में आ रहा है?
इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमारी पेशी कोशिका में, मांसपेशियों के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें होती है। लैक्टिक एसिड बन के काम हो गया, तो ये ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, इसलिए नॉर्मल प्रोसेस में नहीं चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, जब मिले नहीं, तो हमारे बॉडी में ये नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का क्या है, अल्कोहल है। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मतलब शराब जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो इथेनॉल एक अल्कोहल है, बस इतना याद रखिएगा। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे यीस्ट के अंदर किण्वन, एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये होता है यीस्ट के अंदर। ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, यीस्ट के अंदर। यीस्ट एक कवक है, एक है ना, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रक्रिया करता है, जिससे इथेनॉल यानी कि अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस से शराब का निर्माण भी किया जाता है। अल्कोहल जो आपके फैक्ट्रीज में जो शराब बनाया जाता है ना, ये यीस्ट के प्रेजेंस में ही बनता है। आपके घरों में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। मार्केट में यीस्ट पाउडर भी आता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ब्रेड के अंदर, स्पंजी बनाना, हर वो भोजन जिसको आपको, जैसे गुजरात में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इनो होता है ना, इनो के अंदर भी थोड़ा सा ईस्ट का अमाउंट पाया जाता है। इसीलिए देखते होंगे जब आप इनो को डालते हैं तो जैसे इडली उडली बनाते हैं हम लोग, या गुजरात में जैसे बहुत सारे ऐसे डिश बनते हैं, फाफड़ा, खोखड़ा, है ना, ढोकला, ये सब क्या होता है, स्पंजी होती है। या खास करके जो ब्रेड बनते हैं आपके यहाँ, ब्रेड कितना स्पंजी होता है ना, फूला हुआ, तो कैसे फूल जाता है, वो मैदा ही तो होता है, ताकि वो कैसे फूल जाता है। तो उसमें क्या होता है, इस मैदा को मिला के ईस्ट के साथ छोड़ दिया जाता है रात भर। वो पता है इतना रखोगे इतना हो जाएगा फैल के, एकदम मोटा सा, और उसको जब गर्म करेंगे तो वो स्पंजी हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, इथेनॉल, यीस्ट के कारण। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो तीसरी कंडीशन है ये यीस्ट के अंदर होती है। प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कोई दिक्कत, यानी कि हमने क्या देखा कि श्वसन के अंदर 3 तरीके हैं, प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में होती है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर हमेशा होता है। एक कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कम मात्रा में होता है। ये कंडीशन कब होती है, फिजिकल एक्सरसाइज या प्रोसेस ज़्यादा करने के दौरान, जब ज़्यादा दौड़ भाग लोगे, बहुत तेज़ी से चलोगे या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लोगे, उस प्रोसेस के दौरान आपको आराम इसीलिए कहा जाता है करने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और थोड़े बहुत अमाउंट में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। और तीसरा कंडीशन है जब ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ये होता है यीस्ट के अंदर, जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ये हमारे अंदर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये किसी न किसी रूप में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए इस चैप्टर से। देखिए अब श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक दिया है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब नाम ही है वायवीय, मतलब वायु की उपस्थिति में, तो हमें क्या चाहिए श्वसन के लिए, ऑक्सीजन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, पूरी तरीके से विघटन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, वही जो पहला स्टेप था आपका, यह कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP मैंने जो बताया था, 36 ATP बहुत होता है। 36 ATP हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी इतना लेता ही नहीं है, तो 36 ATP तक जनरेट होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ब्रेकआउट होता है ना, उसमें ATP ही बनता है एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन। ये नाम है, तो नाम इंग्लिश और हिंदी सेम होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले आपसे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ठीक है। और कितना ATP, 36 ATP। देखो ये भी एक सवाल है कि जब वायवीय श्वसन हुआ तो कितना ATP का फॉर्मेशन हुआ, 36 ATP का, ठीक है, जैसे मानव। इसके बाद अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जैसे इथेनॉल हमने अभी बात ही की थी सारा चीज़ में, है ना। और सिर्फ देखो कितना हो रहा है, सिर्फ 2 ATP। अब देखिए कहाँ 36 और कहाँ 2, इस ऊर्जा से हमारा काम चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटे छोटे जीव होते हैं उनका काम चल जाता है, इस कितना होता है ये बड़ा, तो उनका काम उससे चल जाता है 2 ATP से, ठीक है। तो यही अंतर होता है आपका वायवीय और अवायवीय, यानी कि इससे पहले वाला स्टेप आपको याद हो तो इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। कुछ है क्या,
आपने जितना चीज़ लिखा था वही चीज़ इसको पॉइंट वाइज लिख दिया गया है, सेम चीज़ है, उसी से आपका ये आंसर बन जाएगा, डिफरेंस पूछा जाए तो। हाँ, अब चूंकि श्वसन की बात आ रही है तो भाई अब श्वसन को करने के लिए हमारे बॉडी में एक तंत्र होगा, एक पूरा सिस्टम है। अब देखिए यहाँ से सारे तंत्र की बात आ रही है ना, श्वसन तंत्र, आहार तंत्र, आगे पाचन तंत्र, सब में तंत्र लगा हुआ है ना। तो तंत्र का मतलब क्या है? एक सिस्टम, और सिस्टम का मतलब है दैट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पार्ट शामिल हों, तभी तो उसको तंत्र कहा गया है। तंत्र का मतलब ही है कि जिसमें 2, 3, 4, 5 अलग अलग पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बनाता होगा, एक तंत्र बनाता होगा। तो यहाँ क्या है? श्वसन तंत्र, अलग अलग पार्ट इसमें मिलके काम करते हैं, एक साथ काम करते होंगे, इसलिए इसको तंत्र कहा गया है। सबसे पहले नासाद्वार, ये नाक के जो 2 होल्स होते हैं, नोजल होल्स, इसी को कहा जाता है नासाद्वार। हमारे नाक में 2 होल्स दिए गए हैं ना, इसीलिए दिया गया कि जब सर्दी हो तो एक नाक बंद हो जाता है, दूसरे से सांस ले नहीं, मान लो अब दोनों बंद हो जाता है तब मुंह आता है। बहुत सारे लोग देखते हो कि जब इसका नाक बंद हो जाता है तब मुंह खोल कर खराटे मारने की आवाज़ आती है ना, खराटे मारने की समस्या होती है ना, ये मेडिकल कंडीशंस है। बहुत सारे लोग देखते होंगे जब सोते होंगे तब बगल वाला कोई नहीं सोता है, मतलब बस वही सोते हैं, बगल वाला फिर कोई नहीं सो पाता है। हाँ, कुछ ऐसे गेस्ट लोग पहुंच जाएंगे आपके शादी ब्याह में कि जब वो सोएंगे तो बाकी कोई नहीं सोएगा, सिर्फ वही सोएगा, क्योंकि उनकी खराटे की आवाज़ इतनी कम आएगी कि आप समझ लीजिए कि रुई लगाइएगा तो भी उसको रोक नहीं पाएगा वो। हाँ, उसका एक ही तरीका है कि ईयरफोन लगा के सो जाओ, तब कहीं नींद आ जाए। मेरे घर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं। तो ये किनको होता है? जिनके नोजल होल्स में दिक्कत होती है, जब वो मुंह से सांस लेते हैं तब आवाज़ निकलता है ना। जो नाक से सांस लेकर कभी आवाज़ नहीं निकलेगा। खराटा तभी होता है जब आपके माउथ से आवाज़ आती है, ठीक है। अब वो क्यों होता है वो सब छोड़ो। इसके बाद होता है हमारा ग्रसनी। नोजल होल्स के नीचे जो हिस्सा है यहाँ पे कंठ के द्वार के पास, वो ग्रसनी होती है। उसके बाद आपका कंठ, उसके बाद आपकी श्वास नली, नोजल पाइप, उसके बाद श्वसनी और फिर श्वसनिका। अब देखो इनको, ये नाम से इनको आपको याद रखना है स्टेप बाय, कि हमारे नोजल होल्स के कैसे हिस्से बनाए गए। सबसे पहले नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका। इसी तरीके से जब आप बनाएंगे ना फ्लो चार्ट्स में, अब देखो ये ऐसे भी बनाया सकता है, और अगर जगह कम लेना हो तो ऐसे भी बनाया सकता है। जैसे यहाँ पे नासाद्वार, एरो, ग्रसनी, फिर कंठ, एक लाइन में आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हालांकि आपको तो कॉपी सधाना होगा, तो ऐसे ही ठीक है। नहीं, जैसे एग्जाम से बच्चे सोचते हैं कि पूरा भर दे, तो पूरा भर देंगे तो ज़्यादा पेज यूज करना पड़ेगा, तब तो ऐसा ही फिगर ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जगह कम पड़ जाए तो ऐसे भी बना सकते हैं, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाम है। इसके बाद देखिए क्या है, फेफड़ा। ये श्वसनिका कहाँ से कनेक्ट होता है? आपके फुफ्फुस, फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं उनको फुफ्फुस कहा जाता है। फिर कुपिका कोश, रुधिर वाहिका है, सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बस नाम है। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हमारा नासाद्वार, नाक का ये दोनों होल हमारा, ठीक है। मुख गुहा, माउस, जैसे मैंने बोला था ना, तो ये देखिए आपस में एक जगह जाकर जुड़ गया ना। इसीलिए जब सरकता है तो नाक से पानी वानी आता है। देखो पाइप एक ही है ना, अब यहाँ से गया सर का तो इससे भी बाहर निकल गया, इसलिए वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रसनी यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है हमारा। कंठ, ये बड़ा वाला हिस्सा जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आपका इस पाइप में आगे जाने के बाद, ये हमारी श्वास नली है पूरी। अब देखिए यहाँ पे श्वसन, श्वसनिकाएँ, ये छोटे छोटे इस टाइप के बने होते हैं, ये सब कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप के है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। श्वसनी, श्वसनिका आपके यहाँ पे पाया जाता है। कुपिका कोश, डायफ्राम, ये हमारा वो हिस्सा जो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, ऊपर नीचे। डायफ्राम क्या होता है? फेफड़ा खुलना, फेफड़ा देखते हैं ना, ऊपर पंपिंग करना, वो डायफ्राम करता है। मध्यपट, यही वो हिस्सा है जो आपको नीचे के पार्ट से अलग करता है। अगर डायफ्राम नहीं होता, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा चिपक जाता। ये वो हिस्सा है जो बीच में रहता है, जिसको अलग करता है हमारे नीचे वाले हिस्से को। ये हमारी पसलियाँ, जो ऊपर के बोन्स होते हैं, जिनको लोग पसली बोलते हैं ना, हड्डी का ऊपर जो होता है, यहाँ फेफड़े ऊपर, किडनी उसी के ऊपर होते हैं। और ये हमारा उपास्थि वलय है। फिगर्स बुक्स में दिया गया होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। अभी हम लोग करेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स का क्या काम है। अब देखिए, अब इसको हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं कैसे होता है।